नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर यह वक्त हुआ है प्राइम डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज प्राइम डिबेट का टॉपिक है, आज का मुद्दा है, आज का सवाल है कामकाज बनाम कानून व्यवस्था। कामकाज बनाम कानून व्यवस्था। दरअसल सवाल इसलिए यह बन जाता है अहम क्योंकि हर हाल में कामकाज को लेकर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है और इन्हीं कामकाज की बदौलत वो जनता के बीच आगामी चुनाव में जाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर हमला किया गया क्योंकि चुनावी साल है और प्रदेश में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। कांग्रेस सरकार महंगाई राहत कैंप लगाए है जिसमें जनता को 10 योजनाओं से लाभ होने के दावे किए जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राहत कैंपों से जनता को राहत मिलेगी। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस कामकाज के आधार पर वोट मांगेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले 5 साल में किए गए काम के आधार पर अपनी सरकार के सत्ता में लौटने का भरोसा जताया है। अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार अभियान उनकी सरकार की योजनाओं पर केंद्रित होगा। वहीं बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस सरकार पर वो हमलावर है। बीजेपी ने प्रदेश में जन आक्रोश घेराव के जरिए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। सीपी जोशी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। क्या बीजेपी कानून व्यवस्था के भरोसे है? सवाल उठता है कि किस मुद्दे को जनता का समर्थन मिलेगा। आइए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट में। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी साल, तेज हुई सियासी हलचल। सीएम बोले राहत कैंप से मिलेगी जनता को राहत। पूरे देश में चर्चा चल रही है अभी राजस्थान की योजनाओं पूरे देश के अंदर। 500 में सिलेंडर दिया आपने, हर सरकार राज्य सरकारें तंग आ गई है देश के अंदर। हम क्या करें, हमें देना पड़ेगा। कितना बना हो जाएगा पूरे देश के गरीब लोगों का। कामकाज पर कांग्रेस जनता से मांगेगी समर्थन। हम तमाम हमारे जो फैसले हुए 5 साल में हमने एक टैक्स लगाया, 5 सालों को टैक्स लगाया ही नहीं हमने। वित्त प्रबंधन का शानदार किया। हम तमाम इन बातों को लेके आगे बढ़ेंगे। चुनाव के अंदर कैंपेन करेंगे। हमारा इसी इर्द गिर्द कैंपेन घूमेगा हमारा। जन आक्रोश घेराव से बीजेपी की हुंकार। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का सरकार पर निशाना। क्या हो रहा है? जानबूझकर सरकार का श्रेय, राजस्थान की सरकार का श्रेय ऐसे उपद्रवियों के साथ है, इसीलिए इतनी हिम्मत इनकी हो रही है। और कैसे वहां जोधपुर में बिना मुख्यमंत्री की शह पर कैसे हो सकता है तोड़फोड़? कामकाज वर्सेस कानून व्यवस्था। जी हां, तो कामकाज जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, कितना लाभ मिल रहा है, कितना फायदा मिलेगा राजस्थान की जनता को, और भ्रष्टाचार के साथ साथ बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से कानून व्यवस्था का, इससे मुक्ति किस रूप में मिलेगी या फिर ये एक चुनावी बात है, चुनावी मुद्दा बनाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश है। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल होगा जिस पर चर्चा केंद्रित होगी कामकाज पर। कांग्रेस का जो दावा है वो कितना मजबूत है, क्योंकि लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि कामकाज पर हम जाएंगे इस बार चुनाव में और कामकाज के जरिए लोगों को राहत देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल बीजेपी की तरफ से बनता है कि क्या बीजेपी कानून व्यवस्था के ही भरोसे है, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि कानून व्यवस्था की हर हाल में राजस्थान में खराब होती जा रही है और इसी वजह से हौसले अपराधियों के बुलंद हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जनता के लिए असली मुद्दा क्या है? कहीं जनता बहुत पीछे तो नहीं छूट गई? अपनी अपनी तरफ से राजनीतिक दल मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जनता के कौन से मुद्दे हैं? वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेहमानों का स्वागत करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। रामलाल शर्मा जी विधायक है बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत रामलाल जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ राम नारायण मीणा जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ओम सैनी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राम नारायण जी, पहला सवाल आपसे यह है कि प्रदेश में उपद्रवियों का राज है, प्रदेश में उपद्रवियों की हिम्मत बढ़ी हुई है क्योंकि सरकार उनके साथ है और इसी वजह से टोंक मालपुरा की घटना सामने होती है, भीलवाड़ा की घटना आती है सामने और जोधपुर की घटना सामने आती है। आप कामकाज के लेकर पीछे पड़े हुए हैं कि महंगाई से राहत हम दे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत कितनी है प्रदेश की और किस तरह से यहां अपराध से मुक्ति मिलेगी जनता को? जी, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, ये मैं सीख कि जो कोई घटना होती है भाग्यपूर्ण है,
और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना भी कानून व्यवस्था को इस समय संभाला है, आप 5 साल पहले के बदतर परिस्थिति, क्या 3 साल की बच्ची से मुख्यमंत्री इलाके में रेप केसेज हुए हो, वो स्थिति यहाँ नहीं है। तो रहा नहीं है कि कानून व्यवस्था हर दम क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल वो होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। लेकिन जो काम हो रहे कांग्रेस के शासन में, वो कभी नहीं हुए थे, ना भूतों न भविष्य थे। और आज जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में जिस की सरकार बड़ा है, और अब आज तो राज्यपाल सत्यपाल साहब कह दिया है कि ये पुलवामा का क्या है वास्तविक जो भी है। तो बड़े लोग जो कह रहे हैं, वास्तव में दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो देश को कमजोर कर रहे हैं। दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए, हिंदुस्तान पूंजीवाद की स्थिति में, और राजस्थान का जो स्थिति है, कितनी अच्छी योजनाएं कभी एक एक योजनाओं को आज डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी राहत कैंप जो चल रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, बहुत बड़ी बात है। गरीबों को सिलेंडर की कीमत कम से कम किस तरह से उसको चुकाना पड़े, किस प्रकार से उसको अपना इलाज करवाना पड़े, किस प्रकार से उनको राहत मिले। और राम नारायण जी, किसान और बेरोजगार भी राहत ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी कहां पे हैं। कहा गया था कि किसानों का कर्जा माफी होगा, बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। राहुल गांधी हिंदुस्तान और राहुल गांधी के खिलाफ जिसका माहौल बनाया गया, क्या देखिए इस केस में 7 साल की मैक्सिमम सजा अदालत ने तक की सजा दी जाती है, 2 साल की मैक्सिमम सजा उसको 2 साल की 2 साल दी जाती है बिना ट्रायल के। एक आदमी के या उसके मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं राम नारायण जी, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के किए गए राजस्थान की बेरोजगार और किसानों से वायदे की, जिसमें कहा था कि कृषि ऋण माफ होगा और साथ ही साथ बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड हुए हैं बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है। जहां तक राहुल जी ने ऋण माफी की बात कही थी, कोऑपरेटिव बैंकों के थ्रू जितना ऋण है सब माफ हो चुका है। हमने भारत सरकार को कॉमर्शियल बैंकों के लिए निवेदन किया है, भारत सरकार कतई कोऑपरेट नहीं करे, उसी तरह से जैसे ERCP योजना में भारत सरकार बेईमानी कर रही है। पहले 10% दिया जाता था राज्य सरकार के द्वारा, आज 50-50 भी दे रही राज्य सरकार, तो काम नहीं कर रहे। आज हिंदुस्तान में यही नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रहा है। आखिर जो हमारा खजाना भरा हुआ बताते थे मोदी जी, कहाँ गया पैसा? तो ये जो जिस प्रकार का माहौल है, स्टेट से आप इतना क्वेश्चन पूछते हैं, आप देश के शासन चलाने वालों से पूछिए क्यों झगड़ा करवाते हैं धर्म के नाम पे, क्यों वो झगड़ा करते हैं भाई के नाम पे, क्यों वो घोटाले कर रहे हैं, और घोटाले कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करो तो माहौल खराब कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हाथ बांध रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का और विशेषकर कांग्रेस शासित प्रदेशों का। रामलाल जी, मैं आपके पास आता हूं, ये बताएं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो वायदे किए थे वो भी पूरे हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, कामकाज सही से नहीं हो रहा है। भाई आज ही का आप बात कर लीजिए, अगर आज अजमेर में जो जन आक्रोश घेराव हुआ, पुलिस ने आपके देहात युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बैरिकेड से उतार कर नीचे मारा, कल आपके विधायक मदन दिलावर जी जो है राहत कैंप में आफत मचा रहे थे, उनके खिलाफ FIR हो गई। पीछे एक और जो कार्यक्रम आपका चल रहा था, मेरे ख्याल से भरतपुर में आपके विधायक को वहां पर ऐसे आरोप लगे कि वहां पर पुलिस ने पीटा था। तो कानूनी व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त है, पुलिस बड़े अच्छे से काम कर रही है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। रामलाल जी बोलिए आप। सबसे पहले तो मैं रामनारायण जी से ये चाहूंगा कि रामनारायण जी वो कौन से विधायक थे जिन्होंने ये कहा था कि मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट मंत्रियों को नहीं हटा रहे। तो जो इस सरकार के विधायक ही मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो फिर इस सरकार के अंदर बचा ही क्या है? नंबर 1 भ्रष्टाचार और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ये 2 प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं। डेवलपमेंट एक तीसरा मुद्दा है, कर्जमाफी है, बेरोजगारी है, नौकरी है, टेबल लीक है, अनेक मुद्दे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आज राजस्थान की कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे।
हमने विपक्ष में होने के नाते विधानसभा पे आप रिकॉर्ड निकलवाओगे तो हमने कहा था कि राजस्थान की अगर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारना है तो पुलिस को फ्रीडम करने की आवश्यकता है। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति के आधार के ऊपर जोधपुर के अंदर शांतिप्रिय लोग जीवन यापन करने वालों पे पत्थर फेंके जाए, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाए, मकानों को क्षतिग्रस्त किया जाए और पुलिस पकड़ के लाए तो रात को मुखिया जी 12 बजे उनको छुड़ाने का काम करे, तो ऐसे कानून व्यवस्था थोड़ी बनी रह सकती है। और उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल की हत्या होना ये पुलिस की नाकामी है, क्योंकि बार बार वो पुलिस को कह रहा था कि मेरे साथ वारदात हो सकती है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उसका संरक्षण नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ कि कन्हैयालाल की गर्दन रामनारायण जी जरा एक तो ये जवाब दे दीजिए, रामलाल जी ने उठाया कि चोटी से लेकर नाखून तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये किसने कहा था? स्वीकार कीजिए, आप ही ने कहा था। जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपने कहा था। और जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, वो सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। यहां पर रामलाल जी का ये आरोप है, सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बीजेपी के शासन में अधिकांश मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। एक आज भी 11 कंपनी जी इनके एमएलए के उसमें परिवार में चल रही है। हाँ, ये सही है। कांग्रेस में मैं रामलाल जी की बात की तायद करता हूं। कुछ एक मंत्री ऐसे भी हैं जिनके बारे में करप्शन के बाद हम नहीं कहते, जनता कहती। अच्छा, और ये उसके उनको यदि हटा दिया जाए तो विकास करने को आज भी कांग्रेस मजबूत है। रामलाल जी की पार्टी को रामलाल जी मजबूत हो सकते हैं। विधायक है, आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही सरकार के अंदर, आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही, तो फिर आम जनता की बात कहां सुनेगी? और रही बात ये, आज पुलिस के ऊपर हमले भूमाफियाओं ने किए हैं, आज तहसीलदार पटवारी वन कर्मियों के ऊपर खनन माफियाओं ने कितने हमले किए हैं, धौलपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर कितने बजरी माफियाओं ने रामलाल कर्मचारियों को हमले किए, मीना जी को लाइए, दोनों को, सिविलियन लोगों को मारने का काम किया है। तो ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था नहीं है क्या रामनारायण जी? देखिए, ये चीजें आपको पता है, जब आपका शासन था मैं टोंक से और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार टोंक जिले में बजरी खनन में हुआ था। मैंने जितने क्वेश्चन उठाए शायद आपने पूरे 5 साल में खनन माफियाओं के खिलाफ इतने क्वेश्चन नहीं उठाए। नहीं रामनारायण जी, यही तो परेशानी है कि ना तो आप जो बात कह रहे हैं कि जनता से सुना, हमारे खुद के मंत्री भ्रष्ट हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि तत्कालीन बीजेपी की सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, ना ही आपके एक बड़े मजबूत विधायक भी, आपके पूर्व अध्यक्ष भी लगातार भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही सरकार की? निश्चित देखिए, मुख्यमंत्री जी इसे महंगाई राहत कैंपों से निपटेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री हो सकते हो, कोई भी गांधीवादी चेहरा हमारे पास है, मुख्यमंत्री का है, जिसके खिलाफ एक आरोप नहीं लगा सकते। इतना अच्छा मुख्यमंत्री कांग्रेस ने विधायकों ने दिया है, विधायक दल का नेता बना करके दिया है, जिसके खिलाफ ये भी नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता। हिंदुस्तान में एक ही चेहरा है जो अच्छी योजनाएं दे रहा है, एक ही चेहरा है जो ईमानदार व्यक्ति है, और एक ही चेहरा है जो मजबूती से शासन दे रहा है, गरीबों के पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए रामलाल जी भी मेरी बात से तायद करेंगे। ये रामलाल जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? जी के पास जाता हूं फिर। रविंद्र जी, आपके ईमानदार चेहरे का क्या करें? अली बाबा 40 चोर की स्थिति है राजस्थान के अंदर। सारे के सारे भ्रष्ट विधायक जो पैसे लेकर एसडीएम लगाए, पैसे लेकर तहसीलदार लगाए, पैसे लेकर वीडियो लगाए, पैसे लेकर डिप्टी लगाए, और फिर जिन अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी को आप लगाओगे वो जनता को लूटने का काम करे। आप वास्तविकता के अंदर जनता के बीच में जाके देखे तो सही, चंद मुट्ठी भर ईमानदार विधायक बचे हैं आपके, बाकी सत्ता का समर्थन करने वाले। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि सर, जो कांग्रेस कामकाज महंगाई राहत शिविर की बात करिए, क्या कांग्रेस ये मान रही है कि हमको संजीवनी मिल चुकी है, इससे बेड़ा पार हो जाएगा? और बीजेपी की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर वो मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर वो बात करते हैं, साथ ही साथ वो अब कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। तो बीजेपी का टटोलने की कोशिश कर रही है जनता की नब्ज की कौन सा मुद्दा जो है वो प्रभावी बन सकता है आगामी चुनाव में, थोड़ा बताइएगा ओम सैनी साहब। ओम सैनी जी, आप सवाल सुन पा रहे हैं मेरा? चलिए मैं जाता हूं उनके पास, लेकिन रामलाल जी से ही सवाल ले लेता हूं। रामलाल जी, क्या अभी जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश है कि
किस मुद्दे पर हमें ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा, अभी उसी हिसाब से एक लाइन तय करने की कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार की बात करके देखते हैं, अंतर्कलह की बात करके देखते हैं, हम कामकाज के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, और उसी कड़ी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को पूरी मुखरता के साथ उठाने का काम करती है। वो चाहे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले हो, चाहे भूमाफियाओं को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का मामला हो, और चाहे राजस्थान के अंदर कितने पुजारियों ने आत्महत्या किया है सरकार की नाकामी की वजह से। इन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का काम किया है। सिर्फ एक मुद्दे के आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जनहित के जितने भी मुद्दे हैं तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेगी और अपने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेगी। लेकिन कम से कम सत्ता के अंदर रहने वाले नुमाइंदे ये तो पूछे ना कि मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में पूछा जाता है कि मैंने सुना है कि टीचरों को ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। 100 के अंदर आवाज आती है कि हाँ साहब, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि टीचरों के ट्रांसफर में पैसे देने पड़ रहे हैं। अब एक मुख्यमंत्री के सामने राजस्थान के टीचर स्वीकार करते हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? फिर भी उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। रामनारायण जी, जल्दी से एक जवाब चाहूंगा छोटा सा इस पर। हमारे साथ मयंक भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे ही बात करूंगा। रामनारायण जी, भी शिक्षा मंत्री को बदला जा चुका है और माननीय बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री है। जो आरोप लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन यानी कि आपने स्वीकार किया कि शिक्षा मंत्री की तरफ से नहीं किया, कहने का आधार जो भी किया गया, जो बात आई सामने टीचर्स की तरफ से, कहने का आधार खत्म कर दिया। लेकिन एक बात में ये पार्टी का प्रदेश बना दिया। रामनारायण जी, भ्रष्टाचार के आधार पे आपने शिक्षा मंत्री बदला है तो फिर उसको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। नहीं, भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं, आपके आरोप के आधार पर, आपके आरोप के आधार पे बदले। मयंक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, जिस तरह से डिबेट में आप देर से जुड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में देर से जो आप अपने प्रदेश में स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ी देरी हो गई है? आम आदमी पार्टी का फेवरेट मुद्दा भ्रष्टाचार माना जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार अब आप किस मुद्दे मुंह से यहां पर मुद्दे को उठाएंगे? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया, उस पर क्या कहेंगे? रविंदर जी, ऐसा है कि देर से आए पर दुरुस्त आए वाली कहानी शायद इस मौके पर मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक बैठेगी, क्योंकि जरूर आप ये कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में आने में आपको जो लग रहा है कि समय लगा या जो भी कारण हुआ, बट जिस तरीके से हमारा संगठन बन रहा है रेगुलर, जिस तरह से हम अब ब्लॉक स्तर तक पहुंच चुके हैं और आज भी हमारे लगभग 800 ब्लॉकों के पदाधिकारियों ने आज शपथ ग्रहण समारोह किया और मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? काम पहुंचे मुद्दे तो पूरे राजस्थान को दोहरी लड़ाई, राजस्थान में मुद्दे ही लड़ाई बीजेपी से भी लड़नी है, कांग्रेस से भी लड़नी है, आरएलपी से अगर आपका गठबंधन नहीं होता वहां पर भी आपको लड़ाई लड़नी है। देखिए, लड़ाई नहीं लड़नी है, लड़ाई तो हमें इन चोरों को बाहर निकालने के लिए लड़नी है और राजस्थान की जनता के साथ लड़नी है। इनके साथ लड़ाई लड़कर करना क्या है? इनको तो इनकी स्थिति खुद पता है और ये हमारी लड़ाई से लड़ने की जरूरत नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के अंदर जो भी अंतरकलह चल रही है, जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उस छीना झपटी में खुद ही खत्म होने की कगार पर है। इसमें किसी और बाहर के आदमी को आकर मेरे ख्याल से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। रामलाल जी, चोरों की लड़ाई से मुक्ति दिलानी है कह रहे हैं मयंक जी। देखिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, जिसके मंत्री जेल की सलाखों के अंदर गए हुए हैं। इसलिए ये ईमानदारी का दामन। रामलाल जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज इस मौके पर जहां रामलाल जी बैठे हैं, राम नारायण जी बैठे हैं, आप दोनों के नाम में राम है, तो राम जैसा काम ना करो तो कम से कम उस नाम का सम्मान तो करो। आप लोग राम नाम जैसा काम ना कर सको तो उस नाम का सम्मान तो करो, मुंह से तो सच बोलो। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक कोई राम नारायण जी, एक ही तराजू में यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस को तोला जा रहा है और एक ही तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो संभावनाएं यहाँ आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि कितना इनको फायदा हो सकता है? आप लोगों की अपनी स्थिति तो देखो। रामनारायण जी, ये सही है, रामलाल जी सही कहते हैं कि किसके मंत्री जेलों में शिक्षे में बंदे? मैं नहीं कहता आम आदमी के पार्टी के बंदे,
सभी पार्टियों का आज के क्या बात है, कोई तो मुद्दा है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओम सैनी जी जुड़ चुके हैं। ओम सैनी जी, आवाज मिल रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही, कनेक्ट हो चुके हैं। मैं सवाल ये कर रहा था कि बीजेपी जिस तरह से भ्रष्टाचार, आंतरिक कलह कांग्रेस की और इस तरह से तमाम एक एक करके जो मुद्दे सामने लेकर आ रही है, क्या ये नब्ज टटोलने की कोशिश है? और दूसरी तरफ अगर हम कामकाज के भरोसे जनता के बीच जाने की कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस को ये मान चुकी है कि संजीवनी है महंगाई राहत शिविर हमारे लिए? ओम सैनी जी। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और आ रहे हैं लोग, देखिए सियासत में एक दूसरे की तारीफ करने का सिलसिला तो आजकल होता नहीं है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के बेहतर काम की तारीफ कर दे, जैसे अब आम आदमी पार्टी को चोर कहती है, लेकिन चोरों के साथ में समन्वय बिठाने की बात भी करती है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी से नैतिकता और जिसे कहना चाहिए सौहार्द का रास्ते तो समाप्त हो गए। अब तो गालियों के साथ में चर्चा होती है। और राजस्थान में मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना काम कर रही है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कि जो कुछ इस वक्त गरीबों के साथ में जो 500 रुपए में आप सिलेंडर दे रहे हैं, साथ साथ में उनका इलाज कर रहे हैं, 10 जो पॉइंट है, इतने सारे बात, ठीक है। उसके साथ साथ में जो करीब 2.5 लाख लोगों को जोड़ा है, जो इन सब कामों को देखेंगे तो वो नौजवान काम पे लगे हैं, तो अच्छी बात है। इसमें क्या काम हो रहा है? इसको आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला आप देखिए, जोधपुर में जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष बोले हैं वो भी पता लग रहा है। मालपुरा से जो साहब बोल रहे हैं उनकी भाषा से पता लगता है कि तनाव वाला सिलसिला, तनाव की भाषा बोलना चाहते हैं। तो इनसे बचने की जरूरत है। जो कुछ बुराइयां हैं उनसे निपटना तो चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बोलती है चोर चोर चोर, ये तो कोई राजनीति की भाषा नहीं है। ये एक नई भाषा इजाद हो रही है जो मेरा ख्याल है कि राजस्थान में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में काफी तनाव के साथ में है, लेकिन फिर भी चतुरतापूर्वक कोई गालियों की भाषा तो कम से कम नहीं बोलते। ये चोर शब्द कहना तो अपने आप में बड़ा अजीब लगता है कि चोर का क्या मतलब? जो कुछ हो रहा है सियासत के जरिए हो रहा है, लोगों रामलाल के लिए जी, हो रहा है। जहां ये देखिए बहुत ही गंभीर बात यहां पर कही है सैनी जी ने कि भाई अगर एक तरफ जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपको लग रहा है कि सिलेक्टिव कार्रवाई पुलिस की हो रही है, तो दूसरी तरफ आप भी तो सिलेक्टिव मुद्दे उठा रहे हो, संवेदनशील मुद्दों को उठा रहे हो आप, क्योंकि वो फॉर्मूला आपके मुफीद है, वो आपको पसंद आता है। देखिए, हम कोई सिलेक्टिव मुद्दे नहीं उठा रहे, हम जनता से जुड़े हुए तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनहित के अंदर है। तो नहीं, तो जोधपुर की बात जो आप कर रहे हैं, आप जो टोंक के मालपुरा की आप बात कर रहे हैं, अगर आप भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, तो क्या है ये मुद्दे? नहीं, घटना हुई तभी आपने उदयपुर के जिक्र किया, के मुद्दे भी उठाए थे, हमने तो टोंक के मुद्दे भी उठाए, भीलवाड़ा के भी उठाए, उदयपुर के भी उठाए, जोधपुर के भी उठाए, करौली के अंदर जो आत्मदाह की गई पुजारी के द्वारा उसका मुद्दा भी उठाया। हम तो तमाम मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रामनारायण जी, जवाब इस पर आपका एक। नहीं, देखिए जिस प्रकार से जनाक्रोश रैली के नाम पे नाटक कर रहे हैं, और ये सही है, ये चाहते ये है कि चुनावी साल में सांप्रदायिक दंगे हों, आपस में समाज को लड़ाया जाए और धर्म के नाम पे काम किया जाए। ये नहीं जानते कि राम का नाम सब लेते हैं। इन्होंने ठेका ले लिया है, ये हिंदुस्तान से इनको कोई मतलब नहीं, इनके शासन से इनको मतलब है। और मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि रामलाल जी की बात छोड़िए, लेकिन इनकी पार्टी में दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो हवा गांव तक पहुंच चुकी है। आज आम आदमी त्रसित है, मेरे पास रोजाना आज लोग आते हैं, एक आदमी 500 रुपया महीने की नौकरी मांग रहे हैं। ये पॉलिसी किसने बनाई? ये देश की सरकार ने बनाई। देश की सरकार कौन चला रहा है? जो संघ की शाखा में डेली जाते हैं, वो ईमानदार है, कतई भ्रष्टाचारी नहीं है। तो रामलाल जी ऐसे लोग जो ईमानदार हैं, क्या वो बेईमान नहीं हो सकते? इसलिए इसकी जांच करिए। मयंक जी, जिस तरह के ये मुद्दे राजस्थान में हैं और जाहिर तौर पर अगर एक तरह से देखिए कि संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति करने की यहां पर कोशिश होती है, लेकिन जनता बहुत ही होशियार और समझदार है। आम आदमी पार्टी कैसे तैयार कर रही है अपने को? सर, सैनी साहब ने अभी बोला कि चोर जैसी भाषा का प्रयोग इन लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि इस तरीके की बातें अपन ना करें और इस मंच, सार्वजनिक मंच पे तो ना करें कम से कम। पर क्या हुआ, हम लोगों ने लास्ट 70-72 सालों से 75 साल से जब जिस चोर ने चोरी करी, अगर हमें उसी समय उसको बोलकर हाईलाइट कर और उसको कह दिया जाता तो शायद आज इस प्रदेश की स्थिति ना होती जिस स्थिति में हम खड़े। लेकिन शब्दों की जाती हुई सरकार, आज बरकरार रखनी होगी, शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। 6 महीनों में आपसे आगे भी और मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐसे शब्दों का आप ना रखें। राजनीतिक विद्वेष हो सकता है, आप हमला करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन थोड़ा शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका एक फायदा भी ये मिलता है कि देखा आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों एकजुट होकर एक साथ आपके ऊपर हमला कर रहे थे। बहरहाल आप चारों
खबरदार हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम सैनी जी, रामनारायण जी, मयंक जी और रामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखना जरूर ये होगा कि राजस्थान की जनता जो महत्वपूर्ण कामकाज का मुद्दा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा चुनती है या फिर जनता ने अपने अलग ही मुद्दे चुन लिए हैं। प्राइम डिबेट में आज इतना ही।